पक्ष विपक्ष में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पक्ष विपक्ष में हम मुद्दे उठाते हैं, ऐसे उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है, क्या एकजुट होगा विपक्ष? देश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई और इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा भी इसे माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर पूरे विपक्ष को साधने में लगे हुए हैं। कोशिश है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार को अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सके। प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद करीब 3 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। साल 2022 में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होगा और ऐसे में देश को एक नए राष्ट्रपति की तलाश होगी। ऐसे में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की कैलकुलेशन के मुताबिक अगर विपक्ष एकजुट होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज के मामले में सरकार के सामने उसे मजबूती मिलेगी। साथ ही अगर विपक्षी पार्टियों के साथ बीजेडी के नवीन पटनायक आते हैं तो ये राह आसान होगी, क्योंकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में इस वक्त विपक्षी पार्टियों की सरकार है। ऐसे में यहां से बड़े नंबर मिलने की आशंका भी है और ऐसे में आस भी लगाई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ ओडिशा ही एक ग्रे एरिया है जहां नवीन पटनायक पूरी तरह से विपक्षी खेमे में खड़े हुए नहीं दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो इस मसले पर प्रशांत किशोर ने नवीन पटनायक एमके स्टालिन से भी मुलाकात की है। हालांकि इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी और अब मंगलवार को प्रशांत किशोर की राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ हुई बैठक को विपक्ष के बीच जमी बर्फ को पिघलाने वाली कड़ी रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पीके का मानना है कि अगर विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी के गेम प्लान को झटका लग सकता है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले ये फायदेमंद भी होगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे समेत अन्य नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। ऐसे में इन्हें साथ लाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस को साथ लाना भी जरूरी है और इसीलिए प्रशांत किशोर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि राहुल और प्रशांत किशोर की बैठक में सोनिया गांधी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया था। वहीं देखना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए आखिर बीजेपी किस पर दांव लगाती है। वैसे विपक्षी एकता कितनी मजबूत है इसका पता तो संसद मॉनसून सत्र से ही मिल जाएगा। कितना मजबूती के साथ विपक्ष सरकार को घेर पाता है। कोरोना और तेल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर हो सकता है। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के सत्र में विपक्ष के हमलों से बचने के लिए मोदी के मंत्री भी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। विपक्ष के साथ साथ सरकार भी कोशिशों में है कि आपको बता दें कि विधानसभा सत्र तो नहीं बल्कि लोकसभा सत्र को बहुत अच्छे से निकाला जा सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने कल एक अहम बैठक की थी। बैठक में विपक्ष का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनी थी। ये बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर हुई थी। बहरहाल सवाल ये है कि क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होगा? क्या शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के बहाने सबको एकजुट किया जा सकता है? क्या बीजेपी को पटखनी देने के लिए सभी विपक्षी दल अपने निजी स्वार्थ एक तरफ रखेंगे? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अनबन दूर होगी? पक्ष विपक्ष में जानेंगे राय। आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए इस पूरे विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। शकील अंसारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। गुरविंदर ढिल्लन जी हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है धनंजय जी
कैसे इसे देखते हैं? मोदी के रथ को रोकने की कोशिश और अब विधानसभा चुनाव भी कई जगहों पर है, ऐसे में क्या विपक्ष की तरफ से जो गोलबंदी की जा रही है, क्या एकजुटता का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, लगता है कुछ असर उसका दिखेगा? हम लोग मजबूत लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना यही है कि एक मजबूत लोकतंत्र हो, भारत एक स्वस्थ, सबल और मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा हो। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है, जिसके पास सपने हो, सृजन हो, सिद्धांत हो, जब जनता के पास कहने के लिए कुछ हो, जनता का कुछ तो विश्वास हो उनके पास। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि विपक्ष जनता के प्रति अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं खड़ी कर पा रहा है। विपक्ष के पास आज विश्वसनीयता देने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास, न नारे हैं, न नीतियां हैं, न सिद्धांत है। और सबसे दुखद बात जो ये है कि कांग्रेस के इतिहास पर अगर आप गौर करेंगी, शुरू से अगर अभी तक नजर डालेंगी, तो आप कह सकते हैं कि न्याजी लाइटरविन में कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसमें कि बड़े बड़े देश के लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जननायक, बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी में जाकर के, मिलकर के और सम्मिलित होकर के खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो करते थे। आज उस कांग्रेस पार्टी में एक कोई व्यक्ति जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, कोई जननेता नहीं है, कोई मास लीडर नहीं है, उस व्यक्ति का राहुल गांधी से मिलना अगर खबर है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ये कांग्रेस के दुर्दिन की व्याख्या करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है कि अगर किसी एक व्यक्ति का मिलना इतना बड़ा खबर है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस में नीति नियत का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस में नेताओं का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कल्चर में कहां से कहां पहुंच गए हम, ये बहुत ही चिंता की बात है। और हम ऐसे मजबूत विपक्ष की, हम लंबे अरसे तक विपक्ष में रहे हैं और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, उस तरह की भूमिका में रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता को उन्होंने भेजा। हमने वैसी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है और हम ऐसे रचनात्मक विपक्ष की कल्पना भी करते हैं। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, पर न्याय जी बात कर रही है वो कांग्रेस के दुर्दिनों को बताने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, शकील जी आवाज मिल पा रही है आपको? शकील जी सुन पा रहे हैं हमें? जी शकील जी, सवाल इस बात को लेकर है, आज प्रशांत किशोर और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई, सोनिया गांधी भी वर्चुअल तरीके से जुड़ी। सर क्या इस सब मुलाकात के मायने निकाले? ये मुलाकात होती रहती है, पंजाब का इलेक्शन है और चीफ मिनिस्टर के वो एडवाइजर हैं प्रशांत किशोर, तो वो मिलने गए होंगे, इलेक्शन की कुछ स्ट्रेटजी पर बातचीत हुई होगी। सर मुलाकातें तो होती रहती है, लेकिन 2017 के बाद चुनावों में असफल होने के बाद ये दूसरी मुलाकात है प्रशांत किशोर के साथ राहुल गांधी की। सवाल तो सर इसलिए किशोर के साथ मुलाकात बहुत अहम नहीं है, बहुत उसका कीमत नहीं है। प्रशांत किशोर की तो मोदी जी से भी बातचीत होती है, नीतीश कुमार से भी बातचीत होती है, कांग्रेस के भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात होती है, तो वो तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि वो पूरी सियासत का कोई रुख मोड़ने वाले व्यक्ति हो या कोई नया रुख तय कर देंगे प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर के खबरें तो सर ये भी है ना कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, प्रशांत किशोर के तमाम राजनीतिक दलों से रिश्ते अच्छे हैं, ये तो कोई नकार नहीं सकता। अपोजिशन का यूनिटी की कुछ बात हो सकती है, लेकिन उसमें प्रशांत किशोर ही कोई ऐसी बड़ा मोहरा है कि सब वो कर देंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अब जहां तक सवाल है अपोजिशन यूनिटी का ताल्लुक, तो विपक्ष की यूनिटी अब चूंकि अभी देखिए कई इलेक्शन है और कई राज्यों में अभी इलेक्शन बाकी है, कई राज्यों में इलेक्शन हो गए, यूपी बहुत महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो अब आधा वक्त गुजर चुका है और चूंकि एक आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टियों के वोटों के बंटवारा की वजह से ये बीजेपी सत्ते में आ जाती है। जी। दरअसल ये समझिए और ये समझाने की कोशिश करिए, क्या लगता है आपको कि अगर मोदी के विजय रथ को रोकना है और आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर जीत हासिल करनी है तो पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा? तो बात खैर इस समय स्पष्ट है कि सभी को एकजुट तो होना ही पड़ेगा, तभी बीजेपी को जो है हराया जा सकता है। दूसरी बात रही कि सिर्फ प्रशांत किशोर ही इसका सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं है।
कि प्रशांत किशोर का सिक्का जो है देश में अलग अलग स्टेटों में चल चुका है। अब लोग समझ चुके हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में इसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा। लोगों में इसकी नेगेटिविटी है, क्योंकि 2017 में प्रशांत किशोर ने जो वादे कांग्रेस पार्टी से करवा कर झूठ कर सत्ता हथियाई थी, उस सब का अभी लोग बदला लेने की समय में हैं। तो प्रशांत किशोर पंजाब में तो बुरी तरह फेल हो चुके। मैं नहीं कहूंगा कि अगर पंजाब में झूठ फरेब करके उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, अब यहाँ पे फेल हो चुके हैं और देश में वो कामयाब हो गए, मुझे ऐसी आशा नहीं। ठीक है। तो लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर का कोई अब जादू चलने वाला है। तो एक अलग बात है कि कांग्रेस ऊपर टेक रख रही है, उसकी अपनी सोच होगी। ठीक है, ठीक है। चुनाव सटकर हम देखें तो शकील जी, ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव भी नजदीक है, क्योंकि 2022 में रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है, तो उसके बाद एक राष्ट्रपति के चुनाव की जरूरत होगी। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही है जो तमाम विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ उनकी अच्छी बातचीत है, तमाम नेताओं के साथ उनकी अच्छी बातचीत है। सर, सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति के लिए अगर शरद पवार का नाम आगे आएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी क्या? शकील जी। सर, पूछ रहे हैं जी, आपसे सवाल है सर मेरा कि राष्ट्रपति के लिए अगर शरद पवार का नाम आगे आएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी क्या? देखिए, आप तो डिबेट में ही कैंडिडेट भी डिक्लेयर करा दीजिएगा, जीत और हार भी डिक्लेयर कर सर, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। सर, कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव से हटकर अगर देखें तो इसी विषय पर कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। नेहा, किसी का नाम लेके अभी डिबेट करना उचित नहीं। अभी तो चुनाव में बहुत देर है, और चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनेंगी ये अभी कुछ कहना नहीं। अभी तो जब उस वक्त होगा तो उस वक्त उम्मीदवार भी सामने आएगा, और चुनाव में जीत किस तरह से हो, अपोजिशन की वो अपना स्ट्रेटजी करेंगे, बीजेपी वाले स्ट्रेटजी अपनी करेंगे। कई बार होता है कि राष्ट्रपति जैसे, उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कई बार यूनिटी अपोजिशन और सत्ता दल दोनों में हो पाता है। आप पहले भी एक बार नहीं, कई बार आप देख चुके हैं इस तरह के हुए हैं इलेक्शन। तो इसलिए अभी उससे पहले सब कुछ कह देना उचित नहीं है। चुनाव के टाइम में ही, जब चुनाव आएगा उस वक्त की स्ट्रेटजी के मुताबिक तय किया जाएगा। हो सकता है अच्छे नाम यूनानिमस आ जाएं, तो वो भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति तो हमारा सबसे सर्वोच्च बिल्कुल। विपक्ष में कितनी एकजुटता है सर, ये तो अभी सत्र में ही पता चल जाएगा, जो लोकसभा सत्र अभी शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि किस तरह से और क्या क्या मुद्दे अहम होंगे इन लोकसभा सत्र में? देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा तो किसानों का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है। इन सब इश्यूज पर सरकार की जो नाकामी और फेलियर हुआ है उसके ऊपर विचार विमर्श होना भी सबसे ज्यादा है। लेकिन सरकार जो है विचार विमर्श से भागती है, पार्लियामेंट से भागती है, सवालों के जवाब देने से भागती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भागती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है। अब हम अपील करेंगे, या हमारे सारे नेताओं ने भी अपील किया है कि सुचारू रूप से एक पार्लियामेंट का सेशन हो जिसमें डिबेट हो। डिबेट होने के बाद जो है सरकार अपने डेमोक्रेटिक अपने प्रोसेस जो है उसको पूरा करे, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर एक प्रश्न चिन्ह न लगाए। ठीक है धनंजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, बहुत अहम चीज कही है अभी शकील जी ने कि डिबेट से सरकार भागती है। सर, क्या वाकई इसमें सच्चाई है क्या? अगर हाँ तो ये बताइए कि आखिर ये क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। विपक्ष तो चाहता है कि डिबेट हो, मुद्दों पर चर्चा हो, सरकार भाग रही है क्या? नेहा जी, आप देख रही हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संवाद की प्रक्रिया को जारी रखते हुए हैं, और सरकार लगातार जो है संवाद किए जा रही है। इस देश में नरेंद्र मोदी जो 130 करोड़ जनता है, गांव, गरीब, किसान जो भी है, जितने भी जनता है, सबकी चिंता नरेंद्र मोदी को है। और इसके लिए विपक्ष को सकारात्मक रूप से हमेशा उन्होंने आमंत्रण किया है, हमेशा बातचीत के लिए बुलाया है, और हमेशा हम सकारात्मक चर्चा के लिए हमेशा सज रहे हैं। और एक लंबे समय तक हम लोग विपक्ष में रहे हैं, इसलिए हम हर विरोध का, हर विपक्ष का, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हमेशा ओपन है। जी
ठीक है। विपक्ष का एकजुट होना कितना जरूरी है, ये तो जाहिर तौर पर ये तो देखने वाली बात होगी कि सत्र में क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन आखिर ये हालात मतलब ये है कि निरोध निषेध के लिए, किसी चीज के रुकावट पैदा करने के लिए एकत्र होना और किसी सकारात्मक कार्य के लिए एकत्र होना, दोनों दो चीजें हैं। विपक्ष का एकत्र होने का क्या तात्पर्य है? नरेंद्र मोदी को रोकिए, सरकार को घेरिए। विपक्ष अगर किसी सकारात्मक काम के लिए हो, निषेधात्मक काम के लिए ना हो, सकारात्मक काम के लिए, नरेंद्र मोदी लगातार जो है सकारात्मक बातें कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं, सकारात्मक गांव, गरीब, किसान, समाज के अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता नरेंद्र मोदी के मन में समाई हुई है। लगातार सरकार उस दिशा में सज्ज है, कार्य कर रही है। गांव के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति तक की चिंता अगर किसी को है तो व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है शकील जी, तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है, देखिए पिछड़े की बात सुन रहे हैं, गरीब की बात सुन रहे हैं, किसान की बात सुन रहे हैं, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बहस के लिए तैयार नहीं है, चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं है? किसान की ये बात सुनते तो किसान एक साल से सड़कों पे नहीं होते। गरीबों की बात ये करते तो आज इक्तिसादी हालात जो आज है, सबसे बुरी स्थिति में आजादी के बाद आज इस देश की इक्तिसादी हालात है, और इसीलिए इनको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है इस जनता को, भारत की जनता को। तो ये गरीब की बात कहाँ सुन रहे हैं? गरीब को तो इस स्थिति में ला गया है कि उन्होंने किस तरह से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार हो गई, कितनी जानें चली गई ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। अब जहां तक ताल्लुक है इनका डिबेट का, तो आप देखिए यूपीए की सरकार में इन्होंने जितने भी करप्शन के इल्जाम लगाए थे, सब पर पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था, और फिर कोर्ट में भी गए और एक फैसले हुआ और सरकार ने फैसले माना। आज जब राफेल में, जब फ्रांस के अंदर जांच शुरू हो गया है, तो ये जेपीसी का डिमांड को पार्लियामेंट के अंदर ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इसलिए कि ये करना नहीं चाहते हैं कुछ। अगर इनकी बातों को कहीं भी परमा में पेशी है, एक्सेप्ट ये सर, आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, गुरविंदर जी कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार है। सर वो कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार है, आप वहाँ पे वायदा खिलाफी कर रहे हैं, आपने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं आप। मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी क्या कहता है, जो बैंक है स्विस बैंक, उसके ही बात बहुत बड़ी थी जब उस वक्त 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में, 15,000 सबके अकाउंट में नरेंद्र मोदी डालने वाले थे। आज आप बता दीजिए, स्विस बैंक में इंडियन के अकाउंट के 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ गए ये 15 के बाद। तो ये कहाँ, किसके पैसे हैं? इस पर सरकार क्यों नहीं जांच करती? अगर ये डिमांड कहा जाएगा तो ये तो पीछे हटेंगे, जेपीसी है नहीं। मिनिस्टर गड़बड़ी करेंगे तो ये कहते हैं कि ये तो मोदी सरकार है, इसमें मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है। ठीक है, इसमें धनंजय जी से जवाब ले लेंगे, लेकिन सर इस बात का भी जवाब दे दीजिए। गुरविंदर जी कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार बनी थी, उससे पहले तमाम वायदे किए गए थे, वो वायदा नहीं पूरा किया है। गुरविंदर जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, पंजाब में सरकार ने जो काम किए हैं उससे जनता बहुत खुश है, और बहुत सारे नहीं, सभी लगभग वादे पूरे कर दिए गए, और चुनाव का मैदान है। अगर इनको लगता है कि कांग्रेस ने वादे नहीं पूरा किए, जनता के बीच जाके बताएं। हमने तो अपनी उपलब्धियां, पंजाब में क्या क्या काम किए, जनहित में काम किए, वो उपलब्धियों के बेस पर हम चुनाव लड़ेंगे। गुरविंदर जी, अभी यहाँ शिकायत करने की क्या जरूरत है? जनता में जाए ना। अब तो चुनाव घोषणा होने वाली है, कई चंद महीने के अंदर वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव में पता लग जाएगा उन्हें। गुरविंदर जी जल्दी से बात रखिए, अपनी जवाब दीजिए इनका। शकील जी डिबेट में बैठे हैं तो बात करेंगे। जब आप कांग्रेस की तरफ से हैं, कांग्रेस की वकालत आप कर रहे हैं, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर के कहने पर लोगों से बहुत झूठे वादे किए। हमारा धार्मिक ग्रंथ है गुटखा साहिब, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहिब को हाथ में उठाकर, हमारे 5 तख्तों में से एक तख्त तलवंडी साबो है, उस तरफ हाथ करके कसम उठाई थी कि पहली ही बैठक में, कैबिनेट की पहली बैठक में सभी किसानों के बिल माफ कर दिए जाएंगे, 2500 रुपया हर एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और कितने कितने बड़े वादे किए थे जिन पर सारों पर मुकर गया। सबसे बड़ा वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था कि जो बेअदबी हुई है ग्रंथ साहिब की पंजाब में, उसके दोषियों को सामने लाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। 5 साल जा रहे हैं, अब तक दोषी नहीं क्लियर कर सके, जबकि जब बोले थे हाथ में गुटखा साहिब उठाकर कि मुझे सब पता है कौन दोषी है,
किनको कटहरे में लेकर जाना है मुझे सब पता है, लेकिन अब बोलते हैं मैं बिना सबूत के कैसे अंतर कर दूं। ये मिली भगत है ना। 14 से जनता इंतजार कर रही है 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाने के लिए। बात कर दीजिए। उसके बाद पंजाब में डेवलपमेंट का इतना बुरा हाल है कि आप कहीं छोड़ दो। पंजाब में करप्शन इतनी जोरों से है कि पूरे देश में शायद कहीं ना हो जितनी पंजाब में करप्शन हो रही है। पंजाब में माइनिंग, पंजाब में शराब माफिया इतने काम कर रहे हैं। ठीक है गुरविंदर जी, लोगों में 150 के। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर हम धनंजय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, विपक्ष तो पूरी तरह से लामबंद है, सरकार को घेरेगा क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। इस कोरोना काल में एक मुद्दा नहीं है, गंगा में जिस तरह से लाशें मिली, जिस तरह से अर्थव्यवस्था है देश की, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है देश की, जिस तरह से महंगाई है देश की, सर ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। सरकार तैयार है उन पर चर्चा करने के लिए? नेहा जी, सरकार 24/7 काम कर रही है और लगातार काम करते जा रही है और हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। 24 घंटे काम करने का नाम ही नरेंद्र मोदी है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो शकील भाई कह रहे थे कि पंजाब में लोग बहुत खुश हैं और पंजाब को लेकर के ही राहुल गांधी की बैठक हुई थी। पंजाब की स्थिति ऐसी है कि हमारे शकील भाई को मैं कहूंगा कि मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। शकील भाई जान रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है। रोज जो ड्रामे हो रहे हैं टीवी चैनल पे, अखबारों में, सब जगह आ रहा है। और सिर्फ पंजाब में नहीं, कांग्रेस की ये दुर्गति पूरे देश में हो रही है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, सब कुछ कांग्रेस से छूटा जा रहा है। पिछड़े सब बारी बारी की स्थिति है। और उसी का परिणाम ये है कि आज पीडी और पीके जैसे लोगों पर राहुल गांधी की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और कल क्या होगा कांग्रेस कब समाप्त हो जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। और सपने सुहाने लड़के। ठीक है शकील जी, आज ये हालात क्यों है सर? मुख्य विपक्षी पार्टी एक वक्त कांग्रेस पार्टी की अलग ही बात होती थी, आज आखिर क्यों इस तरह के हालात है कि लोकसभा में भी बहुत कम मेंबर्स हैं और आज विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां होती है उसमें कांग्रेस भी एक पार्टी दिखाई देती है। क्यों सर इस तरह के हालात बन गए कांग्रेस में? देखिए नेहा जी, आपकी बात बहुत क्लियर नहीं आ रही है, साउंड में दिक्कत है, लेकिन थोड़ी मतलब हम समझ गए हैं। हम 2-3 बातें आपको कहना चाहते हैं। अभी पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, 100 के पार हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए गवर्नमेंट से कम था। जब उस टाइम का पीरियड था उससे कम इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के। शकील जी आवाज मिल पा रही है आपको? एक सेकंड, आवाज मिल पा रही है सर? अब आ रही है वो सर? हाँ, सवाल सर मेरा ये है कि आज कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हो गई? जब हम विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात करते हैं तो जब हम तमाम छोटी छोटी और क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं उसमें कांग्रेस भी एक दिखाई देता है सर, क्यों आज ये स्थिति है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है और जनता जो है वही मालिक होती है। और आज मालिक है जनता, उसने बीजेपी को सत्ता में बैठाला है, हमें विपक्ष के रूप में काम करने की अनुमति दी है। तो विपक्ष का काम यह है कि सरकार की कमियों को उभारना, बताना और अपनी यूनिटी के जरिया सत्ता पक्ष जो देश विरोधी कार्य कर रहा है, जनहित के खिलाफ काम कर रहा है, उनके विरुद्ध हमको यूनिटी बनाना भी हमारी एक जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक है। तो हमें तो ये दोनों काम करना होगा। जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे आप देखिए महंगाई आसमान पर पहुंच गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम कितने ज्यादा हो गए, इसको आप समझ सकते हैं। ये क्या नारा लगाते थे, आज क्या हो रहा है पेट्रोलियम के। इनकी बातों को अगर उनके बयान को अगर दिखा दिया है तो लगता है कि उल्टा पड़ रहा है। अब आज देखिए कि नौकरियां, नौजवान जो देश के भविष्य हैं, अंधकार में पड़ गई। ये 2 करोड़ नौकरी, लेकिन हालात से भी नकारा नहीं जा सकता शकील जी की हालात खराब है। कोरोना काल न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है सरकार को घेरने के लिए सत्र में, और सरकार भी पूर्ण रूप से तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन विपक्ष की एकता कितनी है ये संसद के सत्र में ही पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि डिबेट में ऐसा नजर नहीं आया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।
हैं।